आप सभी का मेरे YouTube चैनल AVS में स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विराम कोण को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने घर्षण कोण देख लिया है। अगर घर्षण कोण से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विराम कोण, नाम से स्पष्ट है विराम मतलब ऐसा कोण जिसमें वस्तु क्या हो, विरामावस्था में हो। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक समतल है। इस समतल पर क्या है, एक किताब रखी हुई है। ठीक, अब इस किताब के ऊपर हम क्या करते हैं, एक माचिस का बॉक्स रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस किताब को धीरे धीरे करके उठाते जाते हैं। सपोज थोड़ा सा उठाया तो ये हम यहाँ पास ये किताब यहाँ पास आ गया और ये हमारा गुटका किताब के ऊपर स्थित है। थोड़ा सा और उठाया तो क्या होने लगेगा, अगर थोड़ा सा और उठाऊंगी तो ये माचिस का बॉक्स क्या होगा, नीचे गिरने लग जाएगा। एक ढलान बन जाएगा, इस किताब में एक ढलान बन जाएगा और ये जो माचिस का बॉक्स है वो क्या होने लगेगा, नीचे होने लगेगा। तो वह कोण जिस पर ये माचिस का बॉक्स ना गिरे, मतलब मैं किताब को इतना उठाऊं कि ये माचिस का बॉक्स है वो इसी जगह में रहे, वो फिसल के नीचे ना गिरे, तो उस कोण को हम क्या बोलेंगे, विराम कोण। तो यदि ये हमारा समतल है, अगर मैं इस किताब को इतना एंगल इस समतल से उठाती हूँ जिस पर ये जो गुटका है वो नीचे नहीं गिरता है, तो इस वाले कोण को मैं क्या बोलूँगी, विराम कोण। नाम से स्पष्ट है, ऐसा कोण जिस पर हमारा क्या है, जो भी वस्तु है वो नीचे की ओर ना गिरे। नीचे की ओर ना गिरे मतलब कि सीमांत की स्थिति पे हो। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, सीमांत की स्थिति क्या है, जिस पर वस्तु क्या होती है, गति करने के लिए तैयार होती है लेकिन गति करती नहीं है। अगर इससे ऊपर थोड़ा सा और उठा दूंगी तो ये माचिस अपने आप क्या होगा, ढलान के थ्रू नीचे गिर जाएगा। तो आपको आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि विराम कोण क्या कहलाएगा। किसी भी पिंड का उसके समतल एवं उसके नत समतल के साथ बना कोण क्या हो जाएगा, विराम कोण कहलाएगा। और जो हम लोग ये किताब ले रहे हैं वो ढलान में है, मतलब एक स्लोप बन रहा है ना, जैसे हम लोग आप लोगों ने प्रवणता पढ़ा होगा, ऐसा ढाल करके, इसको हम लोग ढाल बोलते हैं या फिर प्रवणता बोलते हैं। तो इस फिजिक्स के लैंग्वेज में इस प्रवणता वाले जो प्लेन होगा उसको या फिर समतल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नत समतल कहा जाता है। नॉर्मली समझने के लिए हम इसको ढाल बोल सकते हैं, लेकिन अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम देखें तो इस वाले जो प्लेन को हम क्या बोलेंगे, नत समतल बोलेंगे। और ये वाला जो समतल है वो हमारा क्या है, क्षैतिज दिशा में है। तो इस यहाँ पर डिफिनेशन के थ्रू और से समझ सकते हैं कि जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन में स्थित है, तो पिंड हमारे पास यहाँ पास क्या है, माचिस का डिब्बा है, और नत समतल क्या है हमारे पास, ये किताब। तो ये सीमांत स्थिति में है, मतलब कि गति के लिए तैयार है लेकिन गति अभी नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में जो ये नत समतल है ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विराम कोण है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए, जब वस्तु इस स्थिति में है तो इस वस्तु के ऊपर क्या लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। जैसे कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने आपको बताया था कि क्या होता है कि ये किताब इस वस्तु पर ऊपर की ओर क्या लगाएगी, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगी। सिमिलरली ये वस्तु इस पर भी, इस किताब पर कोई ना कोई बल लगाएगी अपने वेट के कारण। तो उस बल को मैं क्या नाम दे देती हूँ, W, विच इज इक्वल टू द mg। हमको पता है कि भार के कारण इस मेज पर नीचे की ओर एक ना एक बल लगेगा, लेकिन हम लोगों ने क्या बात किया कि सीमांत की स्थिति में है, मतलब जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही बल क्या होना चाहिए, नीचे की ओर लगना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ी तिरछी अवस्था में है, तो हमारा वेट के कारण जो लगने वाला बल है वो इस दिशा में है, लेकिन लगना कैसे चाहिए था बल, ऐसे, तभी तो ये साम्य अवस्था में आएगा ना। अगर मैं ऐसे बल लगा के इसको ऐसे लिख दे रही हूँ तो ये दोनों साम्य अवस्था में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। आशा करती हूँ कि विराम कोण आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम इसका डेरिवेशन चालू करते हैं कि इस थीटा की हम वैल्यू कैसे निकालें। तो हम लोग ले लेते हैं कि ये हमारा क्या है, क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल है।
ये हमारा क्या है, किताब है, जिसको हम लोगों ने क्या क्या है, नत समतल तल कहा है, जिसके साथ ये थीटा कोण बनाता है। यहाँ पर हमारी माचिस की डिब्बी या फिर कोई भी वस्तु या फिर पिंड रखा हुआ है। अब इसके ऊपर की ओर क्या बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल लगेगा, विलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, लंब प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। उसी प्रकार इस वस्तु, इस माचिस के डिब्बे का कोई ना कोई भार होगा, इस भार के कारण इस मेज पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा। उस बल को मैं क्या बोल देती हूँ, W बोल देती हूँ। तो W हम जानते हैं कि W जो किसको बताता है, भार को बताता है, और W बराबर क्या होता है, M × G होता है। लेकिन हम लोगों ने ये कहा था कि विराम कोण कब प्राप्त होगा, जब सीमांत स्थिति में होगा, सीमांत की स्थिति में, अर्थात जितना बल ऊपर की ओर लग रहा है उतना बल हमको नीचे की ओर भी लगाना पड़ेगा। लेकिन देखो, भार के कारण जितना बल ऊपर लग रहा है जस्ट इसे तिरछे हो जा रहा है, तिरछा, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसको कैंसल आउट करने के लिए जितना बल ऊपर देना पड़ेगा उतना बल ही हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे में देना पड़ेगा। उसी प्रकार जब इसको मैं समनत समतल तल को और आगे बढ़ाती हूँ तो ये थीटा का कोण बढ़ेगा। फलस्वरूप क्या होगा, हमारा जो माचिस का डिब्बा है वो नीचे गिर जाएगा। तो इसके विपरीत जो हमारा घर्षण कोण किधर लगेगा, Fs, इधर की ओर लगेगा। हमेशा जिस दिशा में वस्तु गति करता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या लगता है, घर्षण कोण लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब इस घर्षण के विपरीत भी कोई ना कोई बल हमको क्या करवाना पड़ेगा, कार्य करवाना पड़ेगा, ताकि ये जो वस्तु हो वो किस में हो, साम्यावस्था में हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू हमको पता है कि ये हमारी W है, लेकिन ये वाली वैल्यू हमको पता है क्या, और इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं कि इसके तो दोनों बीच का एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। ये हमने थीटा ले लिया। अब याद रखिएगा कि जो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो यहाँ पर बनने वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे O और B की वैल्यू पता लगानी है कि अगर इस और कौन सा भार लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस वाले लाइन से यहाँ पर मैं एक लंब डाल देती हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक, तो हमको पता है क्या, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और यहाँ पास आधार क्या है हमारे पास, OB, तो इसको OB लिख सकती हूँ। कर्ण हमारे पास क्या है, OC। और इस कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास, mg है। तो इसके साथ इसके बराबर क्या लिख सकती हूँ, OB = mg लिखा जा सकता है। अब मैं क्या करती हूँ, इस mg को मैं इधर पक्षांतर कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, mg cos थीटा = क्या हो जाएगा, OB। मतलब इस OB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, mg cos थीटा। उसी प्रकार यदि मुझे इस वाले बल का अगर मुझे मान निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, देखो अब यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 90 का। ठीक, और यहाँ पर पहले इतना कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा, 90 - थीटा हो जाएगा। अर्थात अगर मैं थीटा की जगह 90 - थीटा रखूँगी तो इस वाले बल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम रख देते हैं, अगर मैं mg cos 90 - थीटा रखूँगी। अब हमको पता है कि ये चतुर्थांश है, ये हमारा 90 होता है, ये हमारा 0, ये हमारा 180, यहाँ पर क्या होता है 270 होता है। तो 90 - थीटा मतलब इस वाले चतुर्थांश में cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, mg साइन थीटा। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, mg साइन थीटा। यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अब क्या कहते हैं कि हम लोगों ने पहले ही कंडीशन बताया था कि क्या, सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये ऊपर लगने वाला जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो इस mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, R = क्या हो जाएगा, mg
कॉस थीटा। उसी प्रकार जो एफ एस है वो इसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि संतुलन में है तो संतुलन में एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तभी तो संतुलन कहलाएगा ना। तो एफ एस क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देती हूँ, समीकरण 2 नाम दे देती हूँ। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने पर, या फिर ऐसे बना लो, भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन आर। अब हमको पता है एम जी से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। एफ एस अपॉन एफ आर को हम एज इट इज लिख देते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि एफ एस अपॉन आर मतलब कि सीमांत घर्षण एवं ये क्या है हमारा, सीमांत घर्षण और क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रति क्रिया का जो अनुपात है उसे ही क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो ये टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, हमारे म्यू एस के बराबर होगा। और यही जो इक्वेशन है वो क्या कहलाता है, विराम कोण का क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। आशा है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसको लिखने के लिए यहाँ से देख सकते हैं, और नोट से भी पहले दिखाऊंगी, पहले बुक से देख लो कि यहाँ पर ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया। लिखने का तरीका इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ तक की वैल्यू मैंने आपको बताई। और यहाँ पर लिखा है लास्ट में कि स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है वो विराम कोण के किसके बराबर होता है, स्पर्शज्या मतलब कि 10 के बराबर होता है। ठीक, और यदि आप मेरे कॉपी के नोट से देखना चाहेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे पेपर में। आशा करती हूँ कि विराम कोण तक की जो वैल्यू है वो आपको समझ में आई होगी। अब इस वाले इक्वेशन पे देखो कि टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, या फिर हमको क्या बोल सकते हैं, म्यू एस है। और हमको एक वैल्यू और क्या पता है, घर्षण कोण के समय हम लोग क्या लिखते थे, घर्षण कोण के लिए हम लोग क्या लिखते थे भाई, टेन लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, म्यू एस। और विराम कोण के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। अब इन दोनों समीकरण को, इसको समीकरण 1 नाम दे दूँ, इसको समीकरण 2 नाम दे दूँ, तो इस समीकरण को देखिए कि इसके राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, टेन थीटा लिख सकती हूँ। अब दोनों साइड 10 है तो दोनों साइड का टेन कैंसिल होकर लैम्डा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो इस समीकरण से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि जो मेरा घर्षण कोण है, घर्षण कोण बराबर होता है किसके, विराम कोण के। कभी कभी पेपर में ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण का मान विराम कोण के बराबर होता है, तो आपको ये पूरी डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक ला के दिखाना होगा, अगर ज़्यादा नंबर में है तो। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें सबको समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर ये समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।